अस्सलाम वालेकुम। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और जो है बेसिकली ये चैनल जो है इसमें फॉर्म डी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके बारे में जो है मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। और जो आज जो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट जो चूज़ किया दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, और इससे रिलेटेड जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाइटामिन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाइटामिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइटामिन्स एंड क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। सो मैं हर लेक्चर में आपके साथ जो है वही टुडेज़ क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लेक्चर से रिलेटेड होंगे वो डिस्कस करूँगी। उसके आंसर भी साथ आपको बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या वाइवा के लिए जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वाइटामिन्स बेसिकली क्या हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम अपनी डाइट से लेते हैं और हमारी बॉडी इनको सेंसिटाइज नहीं कर सकती इन एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में या एसेंशियल अमाउंट में बॉडी सेंसिटाइज नहीं कर सकती, तो हम इसकी जो ये इसका सोर्स है वो हमारी डाइट। ठीक है, सो फंक्शन इसके क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस और नॉर्मल न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और कुछ वाइटामिन्स हैं वो एज कुछ जो बॉडी में एनर्जी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, और कुछ ऐसा कोएंजाइम्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो किस्म के वाइटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट इज नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स में जो है वो हमारे पास थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन वगैरह आ जाते हैं। फिर हेमेटोपोएटिक आ जाते हैं लाइक फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। और इसके अलावा पेरिडॉक्सिन एंड पेरिडॉक्सल ये आ जाते हैं। बेसिकली ये जो है वो विटामिन B6 भी इसको बोलते हैं। देन आ जाता है फैट सॉल्युबल में हमारे पास आ जाते हैं A, D, E एंड K। इनको भी फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि डेफिशिएंसी कैसे होती है, किस सोर्स से हमें ये विटामिन ले सकते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है फॉलिक एसिड के अंदर हमारे पास ये है कि फॉलिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल है इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म एंड इट्स डेफिशिएंसी इज प्रोबेबली अमंग वुमेन एंड अल्कोहलिक्स के अंदर होती है। सो वन कार्बन मेटाबॉलिज्म ये होता है कि बेसिकली एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसके अंदर कॉमनली ट्रांसफर हो रही होती है कार्बन की। तो ये एक एनर्जी रिएक्शन है जो हमारी बॉडी बायोकेमिकल रिएक्शन है। सो उसमें जो है फॉलेट ऐसा को फैक्टर एक्ट करता है। देन आ जाते हैं हमारे पास कि इससे रिलेटेड जो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है वो होती है एनीमिया। एक कंडीशन डेवलप होती है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं एनीमिया। वो एनीमिया हमारे पास न्यूट्रिशनल एनीमियाज भी उनको कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली अगर हम डाइट में जो है वो ये विटामिन फॉलिक एसिड जो है वो कंज्यूम नहीं करें तो उसकी वजह से हमें न्यूट्रिशनल एनीमियाज हो जाते हैं। और एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया बेसिकली? सो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड हैज द लोअर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सो इसमें ये होता है कि अगर एनीमिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन के लेवल जो होते हैं हमारे ब्लड में कम हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो हमारी टिश्यूज को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो जो न्यूट्रिशनल एनीमियाज होते हैं वो होते हैं कि अगर हम जो है वो अपनी डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर रहे या प्रॉपर अमाउंट में जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें कंज्यूम नहीं कर रहे तो न्यूट्रिशनल एनीमियाज डेवलप हो जाते हैं। फिर आगे है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेल साइज। सो न्यूट्रिशनल एनीमियाज में 3 टाइप्स हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। सो सेल साइज की बेस के ऊपर हमने न्यूट्रिशनल एनीमियाज को क्लासीफाई किया है। सो इसमें जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है ना वो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल एनीमिया है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास मैक्रोसिटिक। इसमें एक टर्म आपको ये नज़र आ रही होगी MCV। सो MCV बेसिकली क्या है, ये अगर आपने कभी ब्लड CP रिपोर्ट देखी हो तो उसके अंदर होता है मीन MCV। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। बेसिकली ये है क्या, दैट इज द एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर न्यूट्रिशनल एनीमिया को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, सो अगर किसी पेशेंट को माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो उसका जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है ना दैट विल बी लेस देन 80। ठीक है, अगर किसी को मैक्रोसिटिक है तो उसका कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होगा मोर देन 100 होगा। एक रेंज होती है ना नॉर्मल रेंज में। और मैक्रोसिटिक एनीमिया ज़्यादातर जो है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इस मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं, उनको हम मेगैलोब्लास्ट कहते हैं। तो उसकी वजह से हम इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी के कॉजेज क्या है? एक तो ये है कि इंक्रीज डिमांड इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, फिर आ जाता है पैथोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं कर रही है डिजीज किसी भी डिजीज स्टेट की वजह से तो आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। देन आता है अल्कोहलिज्म की वजह से, अल्कोहल कंज्यूमिंग पेशेंट्स के अंदर
फिर अगर कोई ड्रग ले रहा है मेथोट्रेक्सेट डाईहाइड्रोफोलेट इनहिबिटर है, तो इसकी वजह से भी हो सकती है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फिर ये है कि अगर किसी की डाइट के अंदर फॉलिक एसिड नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर ये डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। फिर आ जाता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो क्या होता है कि डीएनए की प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती, जिसकी वजह से डीएनए फर्दर उसकी जब डीएनए नहीं बनता, इनएबिलिटी टू मेक डीएनए, तो डिवीजन नहीं होती, रेप्लिकेशन नहीं होती। देन जी विटामिन आ गया है विटामिन B12। विटामिन B12 का एक जनरल सा स्ट्रक्चर बताना चाहिए। बेसिकली ये क्या है कि इसके अंदर एक कॉरिन रिंग होता है, ठीक है, और इसका जो सेंट्रल एलिमेंट होता है ना वो होता है कोबाल्ट, ठीक है, और उसको सराउंड किया होता है 4 पायरोल रिंग के नाइट्रोजन बॉन्ड्स से, ठीक है। और इसके कोएंजाइम्स में हमारे पास आ जाती है मिथाइल कोबैलामिन और 6 डाइमिथाइल बेंजोइडाज़ोल, ये इसके दो कोएंजाइम्स। Then at the time, what is the distribution? So it is only synthesized by the microorganisms, and the food sources are liver, whole milk, eggs, oysters, chicken, shrimps, ठीक है, सी फूड है। और जो कोबैलामिन की डेफिशिएंसी होती है दैट इज मोर अमंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, स्टेम सेल्स में होती है, ठीक है, लाइक म्यूकोजल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में और बोन मैरो के अंदर। फिर आ जाता है कि अबाउट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स जो है ना 4 to 5 mg वो विटामिन B12 की हमारी बॉडी में स्टोर होती है। और इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स इसके डेवलप होते हैं वो होते हैं आफ्टर कंप्लीट या पार्शल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर किसी का कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी क्या है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ द स्टमक, तो आइदर कंप्लीट रिमूवल के केस में या अगर इन केस ऑफ द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंट हो जाता है और उसके अंदर वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है दैट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द विटामिन, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड एक कंडीशन है पर्नीशियस एनीमिया। तो मतलब क्योंकि 4 to 5 मिलीग्राम जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो डाइट की वजह से इसकी डाइट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो सके। बेसिकली ये डेवलप होता है अगर पेशेंट इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंट हो जाए, तो उसमें एक जाहिर बात है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो पेशेंट एनीमिक हो जाते हैं, ठीक है। तो और उनके अंदर इन केस कि अगर पर्नीशियस एनीमिया तो CNS सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि इट अगर्स टू द ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर है। सो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ये है कि दैट इज़ बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि स्टमक के जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स है ना, वो म्यूकोजल सेल्स या पैराइटल सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो उन जब वो रिलीज़ करते हैं तो क्या इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिलीज़ होता है तो विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके साथ फिर वो जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, सर्कुलेशन में जाता है और इसका विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इन केस अगर लेकिन पर्नीशियस एनीमिया केस में क्या होता है कि इसमें ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, ऑफ दीज सेल्स जो कि रिलीज़ करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ठीक, तो ये नीचे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बताया हुआ है कि कैसे जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बाय इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसमें क्या होता है कि विटामिन B जो डाइट से हम लेते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है इंटेस्टाइन में और कॉम्प्लेक्स बनाता है और गट में चला जाता है, वहाँ से रिसेप्टर्स ऑन द म्यूकोजल सेल्स ऑन इलियम के साथ बाइंड करता है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। सो अगर लैक ऑफ इंटेंसिव फैक्टर होगा तो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की नहीं होगी। इससे रिलेटेड ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, डाइट से आपने लिया, स्टमक में आया B12, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है, पैराइटल सेल्स ये आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और यहाँ से ल्यूमन में चले ल्यूमन ऑफ गट में चले जाते हैं और म्यूकोजल सेल्स इन द इलियम और वहाँ से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। सो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। सो इसके बाद आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इसका ये है कि हाई ओरल डोज विटामिन B12 की देंगे अगर कोई पेशेंट विटामिन B12 डेफिशिएंट है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं इसके। और अगर किसी में बहुत सवेयर डेफिशिएंसी है तो उसको हम थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम थेरेपी देंगे विटामिन B12 की, ठीक है जी। तो ये तो हो गए दोनों विटामिन्स और अब डिस्कस कर लेते हैं टुडेज क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसमें दो ब्लैंक्स हैं कि द मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो उसमें है स्पाइना बिफिडा एंड एनेंसेफेली, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पर डे कंजप्शन ऑफ फॉलिक एसिड फॉर वुमेन इज, ठीक है, पर डे कंजप्शन कितनी जो है वो फॉलिक एसिड रिक्वायर है, तो दैट इज़ 0.4 मिलीग्राम पर डे जो है वो
रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, तो ये हो गए टुडेज क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो and do like, subscribe and share my channel, and if you want to discuss any topic, then you can tell me in the comments.